नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर हैं। नमस्कार। हम परमाणु के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। मतलब ये समझेंगे कि कैसे हमारी सोच एक ठोस गेंद जैसे एटम से आज की जो क्वांटम तस्वीर है वहां तक पहुंची। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास द बोर रदरफोर्ड एटम अ क्वांटम एवोल्यूशन के कुछ जरूरी हिस्से हैं जो इस कहानी को समझने में मदद करेंगे। तो हमारा मकसद है कि इस पूरे डेवलपमेंट की जो मेन कड़ियां हैं उनको समझें। हाँ, थॉमसन के प्लम पुडिंग से लेकर आज के क्वांटम आइडियाज तक, और देखें कि कैसे हर नई खोज ने पुरानी सोच को बदला। बिल्कुल। और ये सफर एक तरह से रहस्यों को सुलझाने जैसा ही है। शुरुआत होती है समझ लीजिए करीब 1895 में जे थॉमसन से। हाँ, जे थॉमसन की इलेक्ट्रॉन की खोज से। उन्होंने ये साबित किया कि भाई एटम अविभाज्य नहीं है, उसमें नेगेटिव चार्ज वाले कण हैं। अच्छा। और इसी के आधार पर उनका वो मशहूर प्लम पुडिंग मॉडल आया। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है। हाँ, और उसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं जैसे केक में मेवे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। एक पहली कोशिश थी एटम की तस्वीर बनाने की। लेकिन असली मजा तो शायद रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल प्रयोग से आया। वो कमाल था। ओहो, वो तो गजब था। सोचिए, सोने की बहुत ही पतली पन्नी है और उस पर अल्फा कणों की बौछार हो रही है। और नतीजा हैरान करने वाला। एकदम हैरान करने वाला। ज्यादातर कण तो ऐसे निकल गए जैसे पन्नी वहां है ही नहीं, बिल्कुल सीधे, जैसे खाली जगह से गुजर गए। हाँ, लेकिन कुछ कण बहुत थोड़े से वो बड़े अजीब एंगल पर मुड़ गए। कुछ तो लगभग सीधे वापस ही आ गए। वापस? हाँ, सोने की पन्नी से टकराकर। हाँ, इसी ने रदरफोर्ड को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा तो भाई खोखला है, खाली है। अच्छा। और सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा का सारा वजन वो केंद्र में एक बहुत ही छोटी सी जगह पर जमा है। अच्छा। जिसे उन्होंने नाभिक कहा, न्यूक्लियस। बिल्कुल। नाभिक यानी न्यूक्लियस। अगर परमाणु एक क्रिकेट स्टेडियम मान लें तो नाभिक शायद पिच पर रखी एक छोटी सी गेंद जितना। ये तो कमाल की खोज थी। एक खाली परमाणु, बीच में भारी नाभिक और इलेक्ट्रॉन। एक खाली परमाणु, बीच में भारी नाभिक और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काट रहे हैं, सौरमंडल जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही मॉडल दिमाग में आया। क्रिकेट स्टेडियम मान लें तो नाभिक शायद पिच पर रखी एक छोटी सी गेंद जितना। ये तो कमाल की खोज थी। हाँ, स्पेक्ट्रम का। जब गैसों को गर्म करते हैं तो वो हर तरह की रोशनी नहीं फेंकती। वो कुछ खास रंगों की लाइनें ही दिखाती हैं, है ना? जैसे हाइड्रोजन की वो फिक्स लाइनें 410 नैनोमीटर, 434, 486। बिल्कुल, 656 नैनोमीटर वाली भी। ये क्यों होता है? रदरफोर्ड का मॉडल ये भी नहीं समझा पा रहा था। तो मॉडल में कुछ कमी थी। यहीं पर नील्स बोर ने एंट्री ली और उन्होंने एक बिल्कुल क्रांतिकारी आइडिया दिया। क्या था वो? उन्होंने क्लासिकल नियमों को कह लीजिए एक तरफ रखा। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर यूं ही कहीं भी नहीं घूम सकते। अच्छा, तो कहाँ? वो केवल कुछ खास अनुमत कक्षाओं में, मतलब अलाउड ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और इन कक्षाओं की क्या खासियत थी? सबसे बड़ी बात, बोर ने कहा कि इन खास कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा नहीं खोते, वो स्टेबल है। कमाल है। ये तो क्लासिकल फिजिक्स के बिल्कुल उलट था। मतलब ऊर्जा लगातार नहीं बल्कि टुकड़ों में, क्वांटम में बटी है। एग्जैक्टली। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक निचली कक्षा से ऊर्जा का एक फोटॉन लेकर, मतलब एब्जॉर्ब करके, ऊंची कक्षा में कूद सकता है। और वापस निचली कक्षा में आते समय वो एक निश्चित ऊर्जा का फोटॉन छोड़ेगा, उत्सर्जित करेगा। और इन फोटोनों की ऊर्जा वही स्पेक्ट्रल लाइनें बनाती है। बिल्कुल सही। उन फोटोनों की ऊर्जा उन खास रंगों, उन स्पेक्ट्रल लाइनों से एकदम मेल खाती थी। बोर का मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझाने में कामयाब रहा। वाह। तो स्थिरता और स्पेक्ट्रम दोनों पहेलियां सुलझ गईं। हाँ, हाइड्रोजन के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये पहली बार था जब क्वांटम विचारों को एटम समझने में लगाया गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, है ना? सवाल तो रहा होगा कि आखिर यही कक्षाएं अनुमत क्यों हैं, कुछ और क्यों नहीं? हाँ, बोर का मॉडल आगे जाकर, मतलब ज्यादा जटिल परमाणुओं के लिए और कुछ बारीकियां समझाने में उतना सफल नहीं रहा। तो फिर अगला कदम क्या था? अगला बड़ा कदम उठाया लुई डी ब्रॉगली ने। उनका आइडिया तो और भी अजीब था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे कण, जिन्हें हम पार्टिकल समझते हैं, वो तरंगों, मतलब वेव्स की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। क्या कणों और तरंग एक साथ? पार्टिकल भी और वेव भी? है ना चौंकाने वाली बात। डी ब्रॉगली ने तर्क दिया कि इलेक्ट्रॉन की एक वेवलेंथ होती है और केवल वही कक्षाएं स्थिर रह सकती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की ये तरंग पूरी कक्षा में ठीक से फिट हो जाए। ठीक से फिट हो जाए मतलब जैसे गिटार का तार खींचकर छोड़ें तो कुछ खास फ्रीक्वेंसी पर ही वो सही से वाइब्रेट करता है, एक स्टेबल पैटर्न बनाता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन की तरंग को कक्षा के चारों ओर इस तरह फिट होना चाहिए कि वो खुद को ही कैंसिल ना कर दे। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां तरंग खुद को मजबूत करती है। अच्छा, तो इसने बोर की अनुमत कक्षाओं को एक वजह दे दी, एक गहरा मतलब। हाँ, एक तरह से भौतिक आधार मिल गया। इलेक्ट्रॉन अब सिर्फ एक कण नहीं रहा, वो एक पदार्थ तरंग बन गया। और इसी आइडिया ने श्रोडिंगर के काम की नींव रखी। बिल्कुल। एरविन श्रोडिंगर ने इस वेव आइडिया को लिया और उसे एक प्रॉपर गणितीय समीकरण में बदल दिया, श्रोडिंगर इक्वेशन, जो बहुत मशहूर है। वो क्या बताता है? वो इलेक्ट्रॉन को निश्चित कक्षाओं में घूमने वाले ग्रहों की तरह नहीं देखता, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन को संभाव्यता तरंगों, प्रोबेबिलिटी वेव्स के रूप में दिखता है। संभाव्यता तरंग, प्रोबेबिलिटी वेव,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन ठीक इस वक्त कहाँ है। तो फिर समीकरण ये बताता है कि नाभिक के आसपास किस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओ, तो मतलब बोर की वो साफ सुथरी कक्षाएं गई, अब बस संभावनाओं के धुंधले बादल हैं। एकदम सही। इसीलिए अब हम ऑर्बिट्स की जगह ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। ऑर्बिटल्स। हाँ, ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर का वो 3D स्पेस है, वो क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। मान लीजिए 90% या 95%। ये ऑर्बिटल्स अलग अलग आकार और ऊर्जा के होते हैं और यही परमाणु के व्यवहार को तय करते हैं। बिल्कुल, यही तय करते हैं कि एटम दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़ेगा, कैसे केमिकली रिएक्ट करेगा। तो ये पूरा सफर थॉमसन के प्लम पुडिंग से शुरू हुआ, फिर रदरफोर्ड का खाली परमाणु और नन्हा सा नाभिक। हाँ, फिर बोर की क्वांटाइज्ड कक्षाएं और स्पेक्ट्रम की व्याख्या, और आखिर में श्रोडिंगर और क्वांटम मैकेनिक्स की ये संभाव्यता वाली दुनिया। हर कदम ने हमारी समझ को कितना बदल